हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 17 से लेकर 21 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 16 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था, जहाँ पर हम लोगों ने अक्टूबर मंथ में टोटल 68 क्वेश्चंस ठीक है डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम लोग जो है उससे आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अभी IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आ गया है। IBPS क्लर्क और SBI PO का ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहले से ही आ चुका है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड पेड बैच अपना लॉन्च किया हुआ है, जो कि आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी गई है और उसको कोर्स की लिंक दी गई है। और जिन लोगों ने कोर्स वगैरह नहीं परचेज किया, अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर जाकर आप लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। बैंकिंग मास्टर नाम से ये हमारा कोर्स है और अभी जो है अक्टूबर एंड तक आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो आप लोग परचेज कर लीजिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर यूट्यूब पर क्लासेस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो यूट्यूब पर आप लोगों को रेगुलर क्लासेस नहीं मिलेंगी, रेगुलर क्लासेस आप लोगों को ऐप पर ही मिलेंगी। तो अगर आप लोगों को कोर्स परचेज करना है, जरूरत लगती है कि नहीं हमें कोर्स परचेज कर ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हो। नहीं तो जिस तरीके से यूट्यूब पर ये क्लासेस मिल रही हैं इस तरीके से मिलती रहेंगी, लेकिन रेगुलर क्लासेस आप लोगों को ऐप पर भी मिलेंगी, ऐप पर ही मिलेंगी। और जिन लोगों ने कोर्स वगैरह परचेज किया हुआ है उनको उसी कोर्स के अंतर्गत जो है PDF वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी। अलग से उनको PDF परचेज करने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को अलग से PDF चाहिए होगी उनके लिए अलग से भी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी जैसे ही अक्टूबर मंथ कंप्लीट होता है। ठीक है ना, बाकी सेम चीज़ें जो चीज़ें जैसे पहले होती हैं वो सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। बाकी बस यही एक चीज़ बताना था कि पेड कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है बैंकिंग मास्टर नाम से। वहाँ पर आप लोग जाकर उसको परचेज कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को वहाँ पर कंटेंट मिलेगा। ठीक है, कोर्स परचेज करने से पहले उसके सारे FAQs जो लिखेंगे उसको आप लोग पढ़िए, उसको जानिए समझिए। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह रहा है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कहीं से भी आप कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग अपना कोर्स परचेज कर लीजिए। और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। इसमें बोला गया है कि हु विल चेयर द 4-member एडवाइजरी कमेटी ऑन द सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज दैट वाज फाउंड बाय द सेबी। सेबी द्वारा गठित अपराधों के निपटान आदेश और कंपाउंडिंग पर 4 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, ये इसमें पूछा गया है। सेबी ने भी जो है 4 लोगों की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है और इस कमेटी का हेड कौन है ये इसमें पूछा गया। और ये कमेटी करेगी क्या, तो ये कमेटी जो है अपराधों के निपटान आदेश यानी कि जो भी इसका हमारा जो सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, जो भी हमारे ऑफेंसेस रहेंगे उसको सेटलमेंट करने के लिए ये जो है उस पर काम करेगी। और इस सलाहकार समिति का हेड कौन है ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा विजय सी डागा। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ए। ऑप्शन नंबर है विजय सी डागा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है विजय सी डागा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये विजय सी डागा जी हैं कौन, इनका डेजिग्नेशन क्या रहा है। ठीक है, तो ये डागा जी जो हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। ठीक, और बाकी जो ऑप्शन में दिया गया है ये जो है बाकी जो ऑप्शन में है ये सभी इसके मेंबर्स हैं। ठीक ना, टोटल 4 लोगों की कमेटी है तो 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। देखो 4 ही नाम दिए गए, 5वां नाम आप दीजिए, तो 4 लोग इसके मेंबर हैं और विजय सी डागा जी जो हैं वो इसके हेड हो जाएंगे इस कमेटी के। ठीक है, और यहाँ पर बात किसकी हुई है सेबी की। तो अगर सेबी की यहाँ पर बात चल रही है तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये भी हम लोग यहीं पर जानते हुए चलते हैं। तो सेबी का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी की एस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1992 में सेबी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। और चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे सेबी के तो कौन हो जाएगा, अजय त्यागी। ठीक ना, अजय त्यागी जी जो है वो सेबी के चेयरमैन हो जाएंगे। तो बस इतना ही हम लोगों को इस क्वेश्चन में पढ़ना था। और नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द बिजनेस लीडरशिप लीग VLL। लघु और मध्यम उद्यमों की मदद के लिए किस संगठन ने हाल ही में बिजनेस लीडरशिप लीग के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 1 लाइनर क्वेश्चन है, बस पढ़ना है और आगे बढ़ना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अभी हाल ही में बिजनेस लीडरशिप लीग के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। किस लिए, SMEs को, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की हेल्प करने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर C बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, RBI has recently withdrawn all restrictions imposed on which पंजाब बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक। RBI ने हाल ही में पंजाब स्थित किस सहकारी बैंक पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को भी हाल ही में वापस ले लिया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा हिंदू कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D, ठीक है ना, हिंदू कोऑपरेटिव बैंक पंजाब। ठीक है,
पठानकोट पंजाब बेस्ड बैंक है ये जो बैंक है हिंदू कोऑपरेटिव बैंक, ये पंजाब के पठानकोट बेस्ड बैंक है। और BR एक्ट 1949, BR एक्ट 1949 के सेक्शन 56 और सेक्शन 35A के सब सेक्शन 2 के तहत में ये रिस्ट्रिक्शंस RBI के द्वारा हिंदू कोऑपरेटिव बैंक से हटाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हिंदू कोऑपरेटिव बैंक इसका आंसर हो जाएगा। Which bank has recently been authorized by the RBI to collect direct taxes on behalf of the Central Board of Direct Taxes CBDT? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से किस बैंक को हाल ही में RBI द्वारा प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है, ये इसमें पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका जो आंसर होगा करूर वैश्य बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करूर वैश्य बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन ये भी है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही जानना है कि RBI ने भी हाल ही में कौन सी बैंक को CBDT के बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन दी हुई है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन दी हुई है। ठीक है ना, तो बस यही इसका आंसर होगा करूर वैश्य बैंक। और अभी कुछ टाइम पहले RBI ने कुछ और बैंकों को जो है अथोराइज किया हुआ है, ठीक है, टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और उसको आप लोग रिकॉल करो। जो लोग पिछले वीडियोस देखे हुए हैं, जिन लोगों ने PDF वगैरह परचेज की, जिन लोगों ने पेड कोर्स वगैरह परचेज किया हुआ, जो लोग लगातार सारी वीडियोस देखे हुए हैं, आप लोग इसका आंसर रिकॉल करते हुए चलो। यहाँ पर मैं जानबूझकर इसका आंसर नहीं बताता हूँ, इससे आप लोग भी अपने दिमाग पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालो, थोड़ा सा सोचो, ऐसे कहानी के तरीके से सुनते हुए मत चले जाओ। ठीक है, तो आप लोग ये रिकॉल करो कि RBI ने भी कौन कौन सी बैंकों को जो है CBDT के बिहाफ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने का परमिशन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर बात किसकी हुई है, करूर वैश्य बैंक की। करूर वैश्य बैंक इसका आंसर होगा। तो करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, करूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है ना, B रमेश बाबू इसके MD और CEO हो जाएंगे। B रमेश बाबू इसके MD और CEO हो जाएंगे। स्मार्ट वे टू बैंक इसकी टैगलाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिर से सुन लो टैगलाइन, स्मार्ट वे टू बैंक इसकी टैगलाइन हो जाएगी। किसकी, करूर वैश्य बैंक के। करूर वैश्य बैंक के बारे में मैंने बता दिया, बाकी इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट केप्ट द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग्स स्कीम अनचेंज्ड फॉर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एलोकेटेड फॉर द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के Q3 के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है, मतलब कि कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स में फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q3 के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के लिए क्या इंटरेस्ट रेट है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6.8%, ऑप्शन नंबर सी। NSC पर जो इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है 6.8% का मिल रहा है। ठीक ना, फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q3 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इंटरेस्ट रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, उसी के तहत में जब कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो जो पुरानी चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें रहेंगी। तो NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का भी जो वर्तमान में रेट चल रहा है 6.8% का चल रहा है। इसके साथ साथ में हम लोग कुछ और चीज़ों को भी जानेंगे, कुछ और चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इस पर कितना चल रहा है, इसका इंटरेस्ट रेट है 7.1% का। नोट डाउन करो आप लोग, जो लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल बनाओ, नोट्स बनाना जरूरी है। भले आप लोगों ने कोर्स परचेज कर रखा है, भले आप लोगों को PDF मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स बनाओ, अपने हाथ से थोड़ा बहुत लिखना जरूरी है, चीज़ें याद रहेंगी। ठीक ना, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम लोग बात करें तो इस पर 7.6% का है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, NSC की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, NSC तो आप लोगों को बता ही दिया गया 6.8%, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है ना, इसके साथ साथ में अगर हम लोग किसान विकास पत्र की अगर हम लोग बात करें, KVP की बात करेंगे तो 6.9% इस पर चल रहा है। ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर 7.4% का, कितने का, 7.4%, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 7.4% का, किस पर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी 6.8% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, by which name National Stock Exchange of India has launched a blockchain platform for gold bullion in collaboration with Chainflux। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE ने किस नाम से Chainflux के सहयोग से स्वर्ण बुलियन के लिए एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया। वन लाइनर क्वेश्चन, सीधे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, पढ़ इसलिए रहे हैं कि जिससे कि कोई भी चीज़ें छूट ना जाए। और इसका जो आंसर हो जाएगा NSE साइन, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई NSE साइन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE ने जो है अभी Chainflux के साथ में मिलकर NSE साइन नाम से एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है, किसके लिए, फॉर गोल्ड बुलियन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई NSE साइन इसका आंसर हो जाएगा। बुलियन की यहाँ पर बात चल रही है, बुलियन एक टर्म यूज हो रहा है, तो क्या है बुलियन ये टर्म, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमारी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और चीज़ें याद रह जाएंगी।
ऐसे तो बुलियन हमें समझ में नहीं आएगा काफ़ी सारे लोगों को हालांकि जो लोग पिछले वीडियोस देख रहे हैं कई बार ही बताया जा चुका है, लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग पिछले वीडियोस नहीं देखे उनके लिए ये तो बुलियन बेसिकली ये फिजिकल गोल्ड और सिल्वर का एक मतलब प्योर फॉर्म होता है, ठीक ना। जो गोल्ड और सिल्वर का, फिजिकल गोल्ड और सिल्वर का प्योर फॉर्म होता है बुलियन, ठीक। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन है, बाकी हम लोगों को इसमें और कुछ जानना नहीं है। प्लेटफॉर्म का नाम जानना है, किसने किसने मिलकर इसे लॉन्च किया ये याद रखना है। प्लेटफॉर्म का नाम है NSE साइन, किसने किसने मिलकर लॉन्च किया हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और चेन फ्लक्स ने मिलकर इसको लॉन्च किया हुआ है। इससे ज़्यादा इसमें हमको कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये भी हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और विक्रम लिमाई ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। विक्रम लिमाई ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द सरल बचत बीमा प्लान। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है ये ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है ना। JV ज्वाइंट वेंचर है। किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा और किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है क्या, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और इसी ने भी हाल ही में इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा प्लान नाम से एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया हुआ है। अब इस प्लान के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हमको क्वेश्चन पढ़ना है और आगे बढ़ना है, प्लान नहीं बेचना है हमको। तो प्लान के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जानेंगे और प्लान के बारे में पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें पूछी जाएंगी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जो चीज़ एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अननेसेसरी करंट अफेयर्स, अननेसेसरी चीज़ें बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो RM विशाखा जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, किसके, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं पर कोई डाउट इसमें होगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS इंश्योरेंस फॉर ड्रोन ओनर्स एंड ऑपरेटर्स हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी। ड्रोन मालिकों और ऑपरेटरों के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS बीमा हाल ही में किस बीमा प्रदाता कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें ये पूछा गया है कि RPAS इंश्योरेंस जो है अभी इस इंश्योरेंस को कौन सी इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये इंश्योरेंस जो है किसके किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो ड्रोन ओनर्स और ऑपरेटर्स, जो लोग ड्रोन मालिक होते हैं और जो ड्रोन ऑपरेटर्स होते हैं, इनके लिए ये बीमा लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये बीमा लॉन्च किया गया है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, थोड़ा मुझे जुकाम हुआ है और थोड़ा गले में खराश और खांसी है, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक हो जाएगा ये जल्दी, ठीक है। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ड्रोन मालिक और ऑपरेटर्स के लिए RPAS इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है। RPAS का फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यहाँ से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, नहीं पता लगेगा आपको इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता है ना, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग याद करते हुए चलना। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि ये इसका आंसर होगा। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो नीलेश गर्ग इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, RBI has recently approved the appointment of the Pradeep Kumar Panja as the part-time non-executive chairman of which bank? RBI ने हाल ही में किस बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार पांजा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। RBI ने कर्नाटका बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में प्रदीप कुमार पांजा जी को भी हाल ही में इनके अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है और अगले 3 सालों तक के लिए इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है ना। अगले 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्नाटका बैंक इसका आंसर है, इसलिए कर्नाटका बैंक के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग चीज़ों को जान लेते हैं। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। महाबलेश्वर MS ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। योर फैमिली बैंक क्रॉस इंडिया ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। फिर से सुनो,
योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई। बाकी ये ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई हैं, इनके हेडक्वार्टर, इनकी टैगलाइन, इनके एमडी एंड सीईओ को आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। और बहुत सारे लोगों को ये अब तक याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड ए ट्रस्ट डीड फॉर ₹1000 करोड़ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs। किस संगठन ने हाल ही में किसान उत्पादक संगठनों FPOs के लिए 1000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए हैं? बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसका जो आंसर हो जाएगा नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो है नाबार्ड की सब्सिडरी है। क्या है ये नाबार्ड की सब्सिडरी है, ठीक, नाबार्ड की सब्सिडरी है। और इसी ने अभी लगभग 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कितने मैं लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आप लोग याद रखना, डाटा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब टफ करना होता है तो डाटा से ही पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड है, ये नाबार्ड की सब्सिडरी है। और इसी सब्सिडरी ने, नाबार्ड की इसी सब्सिडरी ने अभी 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 1000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के लिए एक ट्रस्ट डीड पर साइन किया हुआ है। ये अमाउंट याद रखना है, 1000 करोड़ रुपए का ट्रस्ट फंड है ये, ठीक है ना। और कितने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए? 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो है साइन किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र में ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इस पर साइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, इसका आंसर हो जाएगा। और ये नाबार्ड की सब्सिडरी है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नाबार्ड का चेयरपर्सन कौन है, नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन है, ये आप लोग रिकॉल करते हुए यहाँ पर चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली टाइड अप विद एन एग्री फिनटेक फर्म द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस टू फाइनेंस स्मॉल एंड मीडियम डेयरी फार्मर्स? किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में छोटे और मध्यम डेयरी किसानों को वित्त पोषित करने के लिए एक कृषि फिनटेक फर्म द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस के साथ में करार किया हुआ है? इसमें ये पूछा गया है कि एक एग्री फिनटेक फर्म है जिसका नाम है द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस, इसके साथ में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में टाई अप किया है जिससे कि स्मॉल एंड मीडियम डेयरी फार्मर्स को फिनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका आंसर होगा। क्या होगा? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन है, बस पढ़ना है और आगे बढ़ना, ठीक है ना। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस, इन दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए है कि इंडिया में टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, आप लोग रिकॉल करो। ये क्वेश्चन स्केल 2 में पूछा गया है और पिछले कई बार उस लगातार आप लोगों को पढ़ाया भी जा चुका है। और अभी कौन सी नई स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई की तरफ से लाइसेंस दिया गया है, वो किसका कंसोर्टियम है, कौन कौन से लोगों ने मिलकर उस नई स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर रिकॉल करो, ठीक है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है उन लोगों के लिए तो जरूर है ये कि आप लोग यहाँ पर रिकॉल करते हुए चलो। मुरारी बापू की कथा की तरीके से चीज़ों को नहीं सुनना है, ठीक है, कि मैं वीडियो बनाकर डाल दे रहा हूँ और आप लोग देख ले रहे हो और आगे चले जा रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं। कोर्स परचेज करने से चीज़ें नहीं होंगी, रिवाइज करना होगा। और जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को बैठकर जैसे भी सुन रहे हो, देख रहे हो, आपके मुंह से इसका आंसर निकलना चाहिए। तो बताओ कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इंडिया में। और अभी पिछली वीडियो में बताया था कि किसी एक नई स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस दिया गया, तो उसका नाम क्या है, ठीक है। और कौन कौन से लोगों का कंसोर्टियम है वो, मतलब कौन कौन से लोगों ने मिलकर उसका लाइसेंस लिया, ये भी आप लोग यहाँ पर रिकॉल करो, ठीक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई यहाँ पर, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और लोग चीज़ों को जान लेते हैं। तो जो ये जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अजय कंवल, ठीक है ना, अजय कंवल, ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग द्वारा की अगर हम लोग बात करें, जो द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने बता दिया। बाकी जीवन, सूर्योदय, इक्विटास और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एटलीस्ट इनका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए यहाँ पर चलो, हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। ए डिजिटल बिजनेस टू बिजनेस B2B पेमेंट स्टार्टअप RuPi has recently partnered with which company to provide instant credit access to over 15 million small and medium enterprises? एक डिजिटल बिजनेस टू बिजनेस B2B भुगतान स्टार्टअप RuPi ने हाल ही में 15 मिलियन से अधिक छोटे और मध्यम उद्यमों को तत्काल क्रेडिट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ में भागीदारी की है? 1 लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। मुथूट फाइनेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो दोनों नाम आप लोग याद रखना, मुथूट फिनेंस और रूपीफाई, ठीक ना। इन दोनों ने जो है हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। किस लिए पार्टनरशिप किया हुआ है? 15 मिलियन से अधिक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। इनको इंस्टेंट क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक। वन लाइनर क्वेश्चन, आगे बढ़ना है। मुथूट फिनेंस की यहाँ पर बात हुई है, तो मुथूट फिनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? कोची, केरला, ठीक है ना। कोची, केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और रूपीफाई के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो रूपीफाई जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटका में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री टू हेड द 9 मेंबर एक्सपर्ट ग्रुप टू फ्रेम टैक्स पॉलिसी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तंबाकू उत्पादों पर कर नीति तैयार करने के लिए 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समूह का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 9 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, 9 मेंबर्स की एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है। और वो ग्रुप क्यों बनाया गया है? टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स पॉलिसी को जो है फ्रेम करने के लिए, उसकी नई नीति तैयार करने के लिए, टैक्स पॉलिसी की नई नीति तैयार करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 9 लोगों को एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है। और उस 9 लोगों को जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है, इसका हेड किसे बनाया गया है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकासशील, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विकासशील इसका आंसर हो जाएगा। और ये विकासशील हैं कौन? तो ये विकासशील जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, स्वास्थ्य मंत्रालय के ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने 21 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और जिन लोगों ने कोर्स नहीं परचेज किया और कोर्स परचेज करना चाहते हैं, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऐप पर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर क्लासेस मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।